ओ महफिल में तेरी हम ना रहें तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को तेरी मेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया। वेलकम टू माहेश्वरी क्लासेस। हमारे प्यारे से चैनल पे आप लोगों का स्वागत है बेटा। और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज एक बेहतरीन चैप्टर से जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सीरियसली आप लोग, मैं ये ही सोच रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 12th का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ आप लोग फटाफट अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सॉल्यूशन चैप्टर में जाओ और स्टार्ट हो जाओ सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत जो होगी उसमें हम लोग क्या क्या आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में बता देते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर को। और बढ़िया तरीके से आप लोग फटाफट जल्दी से यहाँ पर अटेंशन हो जाओ। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पेन निकालिए, चैप्टर की हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फटाफट निकालो भैया। सर कितना पेज छोड़ूं सर, पिछले वाले का बैकलॉग चल रहा है सर, इस चैप्टर को साथ में चलाऊंगा सर। तो बेटा ऐसा है, जब जागो तभी सवेरा। इसको पहले चैप्टर से शुरू करो, अगला जो चैप्टर है वो कहीं और आप कॉपी के लास्ट के अंदर बनाइए। ठीक है, कैसे भी करो यार, आप लोगों को पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। और पढ़ना है तो सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अटेंटिव रहो, रोज का रोज काम करोगे तो ही मेहनत सफलता में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और रोज आलस करोगे कि नहीं मैं आज क्या करूं, आज रहने देता हूं ना, आज लेक्चर नहीं हो रहा है मुझसे, तो बेटा वैसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स बन रहे हैं जिसमें सारी चीज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ठीक है, फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट हो जाइए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। मैं अलग अलग चीज़ों से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रो एंड दिस इज योर केमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन हो जाए या केमिकल रिएक्शन को यूज लेके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट करवा दें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको ही गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल कहा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल इस चीज का क्या है, केमिकल रिएक्शन जो होती है ये कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। चलिए नेक्स्ट, कैसे दिमाग में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी जाए, कैसे दिमाग में आया। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को देख के दिमाग में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो सकती है, राइट। कैसे, देखिए, एक अपन ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। मान लिया ये कॉपर सल्फेट है, सारा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसके अंदर ये जिंक की रॉड डाल दी, इसमें ये जिंक की रॉड डाल दी। ठीक है, जिंक की रॉड डालने से एक रिएक्शन परफॉर्म हुई यहाँ पे Zn प्लस CuSO4। ठीक है, एंड सिंस Zn जो होता है वो Cu को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो ZnSO4 प्लस Cu रिएक्शन होगी, ZnSO4 प्लस Cu की रिएक्शन होगी। तो अब इस चीज में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिली, देखिए
Zn जो है वो CuSO4 के साथ में रिएक्ट होता गया, Zn CuSO4 के साथ में रिएक्ट होता गया, तो इसका वेट रिड्यूस होता गया, इसका वेट रिड्यूस होता गया। Zn CuSO4 के साथ में रिएक्ट होगा, ठीक है, मान लीजिए ये Zn की रॉड है, तो Zn तो Cu के साथ में रिएक्ट होके पतला होता जाएगा ना, खत्म होता जाएगा, राइट, ठीक है, तो ये खत्म होता गया। और इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ कि अब ZnSO4 बनता जा रहा है, तो इसका ब्लू कलर खत्म होने लग गया, ब्लू कलर खत्म होने लग गया, है ना, ZnSO4 का कलर ब्लू नहीं होता है, ठीक है, तो ब्लू कलर इसका खत्म होने लग गया। थर्ड थिंग इसके अंदर हुई कि Cu अलग से आया, Cu अलग से आया, तो Cu जो थी वो ऐसे ऐसे रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर हमको मिला, रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर हमको अलग से Cu पड़ा हुआ मिला, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला, रेड प्रेसिपिटेट। डन, ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सर इसको देख के क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिमाग में आई, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा, थर्मोमीटर लगा हुआ था, थर्मोमीटर, तो इससे क्या हुआ, सडनली टेम्परेचर राइज देखने को मिला। नॉर्मल जो था, ठीक है, नॉर्मल जो सॉल्यूशन हमने लिया था, जब ये रिएक्शन हुई उसके बाद में टेम्परेचर राइज देखने को मिला। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, आपने यहाँ रिएक्शन करवाई और उसकी वजह से टेम्परेचर कन्वर्ट हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन से हीट एनर्जी बन गई, केमिकल रिएक्शन से हीट एनर्जी बन गई। फटाफट आ जाओ, ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे साथ में हुई थी। सबसे पहले Zn जो था उसमें वेट में रिडक्शन हुआ। सेकेंड थिंग, ब्लू कलर जो था उसका वो फेड अवे हो गया, है ना, खत्म हो गया। नेक्स्ट, रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिला, देखिए रेड प्रेसिपिटेट। एंड लास्ट थिंग, टेम्परेचर इसका बढ़ गया था। ये चार ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिले, ठीक है, तो इन चारों ऑब्जर्वेशंस की वजह से क्या क्या कहानियां आती है वो देखिए। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, देखिए Zn ने अपने अंदर से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, Zn ने अपने अंदर से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, राइट, ठीक है, अंदर चले गए थे। एंड अंदर जो था, देखिए यहाँ से ये Zn ने अपने अंदर से रिलीज कर दिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। और ये Cu2+ अंदर था, Cu2+ अंदर था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और क्या बना दिया, Cu बना दिया। डन, डन, देखिए, तो दो चीजें यहाँ पे हुई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, Cu2+ ने इन द सॉल्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बनाया, रेड प्रेसिपिटेट बनाया, रेड प्रेसिपिटेट बनाया। डन, ठीक है, तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक ही कंटेनर में हो, एक ही कंटेनर में हो। देखो यहाँ पे ये एक ही कंटेनर में हो रही है, ठीक है, इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अरे सर हमने रेडॉक्स ही से पूरा समझ में नहीं आया, तो ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ ना बेटा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन, और एक ही कंटेनर में हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डन, ठीक है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्पॉन्टेनिटी, कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो रही है, राइट, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और उसके लिए कहानी क्या होती है कि डेल्टा जी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ, चलिए, डन, डन। सर आप है ना, सर क्या कर रहे हो सर, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी से फटाफट रिवाइज करो। डन, जल्दी जल्दी देखो, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल करंट बना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन का रिलेशनशिप। डन, ठीक है। बस सर क्या बात कर दी, रिलेशनशिप, इधर है, चल चल। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया जिससे दिमाग में आया, तो Zn की रॉड को CuSO4 में डाला, तो Zn और CuSO4 मिलके ZnSO4 और Cu बनाया, जिसमें कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आई थी हमारी, ठीक है। देन हमने देखा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, सिंस दिस इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इट हैज कंप्लीटेड इन अ सिंगल कंटेनर ओनली, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो ही ये रिएक्शन होती है, जो किससे पता चला, टेम्परेचर राइज होने की वजह से। अब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज हुई। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या निकला बेटा, कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है।
तो यहीं से आइडिया लिया गया, द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन फ्रॉम हियर। ठीक है, यहीं से दिमाग चला कि यार केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बनाने की भी कोशिश करी जा सकती है, राइट। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। डन, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए डन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, इसी को वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। बेसिकली गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। ठीक है, इसको आगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए समझ, प्रिंसिपल क्या है इसका, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और क्यों होती है? अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तभी तो होगी। ठीक है, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो ही ये रिएक्शन होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी इसमें? नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी इसमें? नेगेटिव होगी। डन, ठीक है। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने शॉर्ट में ईसीसी लिखा है। ZnCu सेल, ZnCu सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, जिंक कॉपर सेल। ठीक है, जिसका कॉमन नाम होता है डैनियल सेल, जिसका कॉमन नाम होता है बेटा डैनियल सेल। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ये अलग अलग कंटेनर्स में कराई जाएगी। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हीट एनर्जी बनती है, अलग अलग उसमें करवाई जाएगी कंटेनर्स में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड है। बेसिक प्रिंसिपल दोबारा लिखा हुआ है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ हीट। डन, चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल माहेश्वरी क्लासेस के अंदर। और आप लोग बेटा फुल ऑन अपनी सारी जो डाउट्स होते हैं या कुछ भी होता है आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो डैनियल सेल की शुरुआत हम कर रहे हैं। डैनियल सेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक, वोल्टेक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डैनियल सेल इनका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है बेटा, ये यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हमने। ठीक है, मैं आपको बढ़िया सा ZnSO4 मान लेते हैं, ये येलो कलर का बना ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, मान लिया है, होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास में ये ब्लू कलर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Zn जो है वो क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। Zn जो है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और इधर हम लोग नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड। ठीक है, इधर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैथोड। पर सर कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल है जहां पे एनोड को नेगेटिव लिया जाएगा, कैथोड को पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, समझिएगा क्यों। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने Zn को नेगेटिव चार्ज लिया है और इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हुआ है, ठीक है, बीच में एमीटर लगा है, तो ऑब्वियसली करंट भी फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखा है अपन ने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। डन, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब इसमें समस्या क्या आएगी, जो देखो पहले तो रिएक्शन को समझ लो। Zn ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Zn ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, और Cu ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए। तो Zn का तो हो गया ऑक्सीडेशन और Cu का क्या हो गया, रिडक्शन। डन, ठीक है, मतलब एनोड साइड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड साइड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये भी क्लियर, ठीक है। याद रखने का तरीका, LOAN, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होगा। डन, ठीक है। अब समझिएगा कि यहाँ पे मान लिया ये हमारी एनोड की रिएक्शन है, ये हमारी एनोड की रिएक्शन है, ये हमारी कैथोड की रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है। तो इसको क्या कहा जाएगा, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है। हेलो, फटाफट इधर देखो, जल्दी इधर देखो, क्या है, जब एनोड पे, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रोड को, चाहे एनोड या कैथोड, कोई भी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हाफ सेल, हाफ सेल। तो दिस इज अ हाफ सेल, दिस इज अ हाफ सेल, दोनों मिला के एक फुल सेल बनती है। डन, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, एनोड हाफ सेल। सिंस एनोड जो है नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव हाफ सेल भी कहा जाएगा। सिंस यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। डन, ठीक है, एनोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। डन, कैथोड पे, कैथोड कहां होता है, कैथोड, तो कैथोड हाफ सेल या पॉजिटिव हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, ये कहा जा सकता है। डन, डन, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, उस चीज को समझते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम जो आएगी बेटा वो समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, तो यहाँ बीच में क्या होता जाएगा, जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है तो इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। गॉट इट। तो एक टाइम आएगा जब उधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो इधर आएगा क्या, ठीक है, रिवर्स तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि एनोड से कैथोड ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो रिवर्स होगा नहीं। तो अब उस केस में क्या होगा, ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो भैया लगाया, ठीक है, सेल को लगाया और लगने चालू होने के पहले ही फटाफट सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हाफ के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा और राइट हाफ के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आउटवर्ड और इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो होता है क्यों होती है, क्योंकि चार्ज डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन में, और हम ये चाहते हैं कि सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप ही ना हो, ताकि वो कंटिन्यूअसली आयंस का मूवमेंट चलता रहे और सेल लंबा चले। डन, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, वो क्या है बेटा, इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर। आय हाय सर, क्या बात कर दी, यूट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ठीक है, क्या होता है, इसको कहा जाता है, मैं थोड़ा लिखता हूं, इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब ग्लास स्ट्रक्चर है, ये देखो उल्टा यू ट्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हमको, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, जैसे KCl, K2SO4, KNO3, NH4Cl, अगर पाउडर के अंदर भरा हुआ होता है। डन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है समझो, जैसे इस तरफ मैं आपको बना के बता देता हूँ पूरा, ठीक है। जैसे देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सपोज ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इधर हमारे पास में जिंक का रॉड, इधर कॉपर का रॉड, ये ZnSO4 सॉल्यूशन, ये CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर जा रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रहा है, डन, ठीक है। ये हमारा Zn का रॉड और ये हमारा Cu का रॉड। अब क्या करना है, इधर से इधर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा, तो हमको क्या करना है, इसके बीच में इस सॉल्ट ब्रिज को डाल देना है, देखिए एक चीज समझिए, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रिंसिपल है क्या, कि उसको क्लोज्ड सर्किट चाहिए, है ना, उसको क्लोज सर्किट चाहिए। तो क्या यहाँ पे क्लोज सर्किट बन रहा है क्या बेटा, देखो ध्यान से, क्या यहाँ देखो इधर से इधर गया, वापस इधर आने के लिए कुछ भी नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है, तो खत्म होना ही है वो। तो उसको क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए, तो वो क्लोज सर्किट ये पूरा करेगा, देखना इधर से इधर आएगा एंड देन यहाँ से वापस ये इस तरीके का रास्ता है, एक क्लोज सर्किट बन गया। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे जैसे इस तरफ क्या जनरेट हुए थे, पॉजिटिव चार्जेस, अगर इसमें KCl ले लिया मैंने, सपोज KCl ले लिया, तो इस तरफ कौन आएगा Cl-, इस तरफ कौन आएगा K+, तो K+ इधर आके ये सारे नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, Cl- इधर आके इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा। बोलो समझ आया, ठीक है। इसकी वजह से हम जो चाह रहे थे कि देयर शुड बी नो चार्ज इन द सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल रहेगा हमेशा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज की, तो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना चाहिए, सर्किट को कंप्लीट करना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको सर्किट, और सबसे बड़ी चीज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करें। जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो ये लिक्विड 1 लिक्विड 2, इन दोनों के बीच में ये जो प्लस और माइनस डेवलप हो गया ना, इसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल, JP, जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको कम करना चाहिए, चार्जेस को कम करना चाहिए, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या करता है, करंट जो होता है उसको अपोज करता है, करंट कम आने देता है, तो ये भी सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, डन, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट, सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अंदर जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट हम भर रहे हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मतलब इनर्ट का मतलब वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं Cl- अंदर गया तो अब Cl वो अकेला बन के बैठ गया, ठीक है। Cl क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, जैसे Zn2+ को Cl न्यूट्रलाइज करके आया तो ZnCl2 बनाएगा, और ZnCl2 वापस ब्रेक हो जाना चाहिए ताकि आयनिक फ्लो चलता रहे। देखो बेटा अंदर अगर पीपीटी बन जाएगी तो आयन का फ्लो कहाँ से चलेगा, समझ लो, हमको आयन को न्यूट्रलाइज करना है, हमको अंदर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज नहीं करना है, राइट, ठीक है। ये चीज, अगर Ag इलेक्ट्रोड लिया गया है तो आप KCl यूज नहीं करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी सोच समझ के लेना है कि वो पीपीटी ना बना दे, इनर्ट होना चाहिए, डन। सेकंड है इनर्ट मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आयंस का मूवमेंट अंदर अच्छा होना चाहिए, और हाफ सेल्स दोनों न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अब सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने 11th क्लास रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, नहीं पढ़ा है तो हम लोग अभी 11th के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, आप लोग देखिएगा उसके अंदर। तो मेटल से मेटल N+ बन गया, देखिए मान लिए जिंक से Zn2+ बन गया, है ना, ये कौन सी साइड की रिएक्शन है, एनोड साइड की, इस तरफ मैं लिखूंगा कैथोड। तो अभी इसमें एक रूल याद रखो, रूल ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। चाहे आप सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, आपको हमेशा पहले कौन सी लिखनी है, एनोड रिएक्शन लिखनी है,
डन, ठीक है। तो एनोड रिएक्शन क्या हुई थी, Zn से Zn2+। तो अब रिएक्शन नहीं लिखनी, Zn गिव्स Zn/Zn2+। Zn क्या था, सॉलिड, और Zn2+ कहाँ आया, सॉल्यूशन में, डन, ठीक है। इस तरफ क्या हुआ, Cu2+ से Cu, देखो मेटल N+ से मेटल बन गया, डन, ठीक है। Cu2+ से Cu, सर सॉलिड कैसे बना, तो याद करो बेटा, पीपीटी बना था, नीचे सॉलिड आ गया था, डन, ठीक है। तो अब पूरा ओवरऑल कैसे लिखेंगे, तो Zn से Zn2+, में यहाँ पे इसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी लिख देता हूं, ठीक है। M सॉलिड से Mn+ बन गया, ये नहीं होगा, M सॉलिड से Mn+ बन गया एक्वस में, डबल स्लैश रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्ट ब्रिज को, और Mn+ से इस तरफ ले लिया, Mn+ दूसरा मेटल, इससे M सॉलिड बन गया, डन, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो Zn से Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ सेल। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बचेगा क्या, Zn + Cu2+ गिव्स Zn2++ Cu। ये कंप्लीट आपकी सेल रिएक्शन हो गई, ये कंप्लीट आपकी सेल रिएक्शन हो गई, डन। सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, 2 तरीके की हम लोग बातें करेंगे। अभी अपन ने पढ़ा था कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप जो हो रहा है मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and its ion in the electrolyte under equilibrium is known as what, electrode potential। अब देखिए 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता है अगर मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की हो तो ऑक्सीडेशन होगा, मेटल से मेटल N+ बना और N इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, डन। चलिए देखिए, अगर मेटल की टेंडेंसी रिडक्शन होने की है, ये रिएक्शन है रिडक्शन की, तो अगर मेटल की टेंडेंसी रिडक्शन होने की है तो उस जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जो न तो ऑक्सीडाइज होते हैं न रिड्यूस होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम और ग्रेफाइट के होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, इन दोनों में एक झगड़ा होगा, है ना, थोड़ी देर बाद होगा। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लो क्या क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन अफेक्ट करेगा, तो सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल और इसके आयंस अफेक्ट करेंगे। तो Zn से Zn2+ बना, Fe से Fe2+ बना, Fe से Fe3+ बना, ये होता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस Mn+, ठीक है। इन केस ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर इसमें डेवलप होगा, है ना। तीसरा टेम्परेचर, जो कि हम आगे एक टॉपिक आएगा नॉन इक्वेशन, उसमें देखेंगे इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, कंसंट्रेशन 1 होनी चाहिए, प्रेशर 1 होना चाहिए और टेम्परेचर 298 होना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली ई से डिटरमाइन करते हैं, ई से, लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किया जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई एंड स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको ई नॉट से बोलेंगे अपन, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, M से Mn+ बना और Mn+ से M बन गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसके लिए E M से Mn+, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल तो E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर रिडक्शन लिखना है तो मेटल इलेक्ट्रोलाइट से मेटल बन गया, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अगर ये स्टैंडर्ड है तो बस यहाँ पे नोट लगा दीजिए, ठीक है, नोट लगा दीजिए, डन। आया समझ में। अब क्या था,
लड़ाई हो गई रमेश और सुरेश की, ठीक है, कि सर एसआरपी जो है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब लमसम दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है साहब, ठीक है, तो जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, देखो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, Zn से Zn2 प्लस बना है, Zn2 प्लस से Zn बना है, ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस, बाकी वैल्यू सेम है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमेशा आप स्टैंडर्ड किसको मानोगे, एसआरपी को मानोगे, हमेशा स्टैंडर्ड किसको मानोगे, एसआरपी को, मतलब आपको व्हाइल परफॉर्मिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, या कोई भी सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एसओपी जो है वो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो सकता है, मान लीजिए ये -1 है तो ये प्लस का 1 होगा, ठीक है, मान लीजिए ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 होगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट थियोरेटिकल पार्ट खत्म। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, तब तक इसके पूरे नोट्स बनाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ये एज जो है, अभी जो आप लोगों की एज है, ये एज सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एज होती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें हमारे दोनों मन काम करते हैं, एक पॉजिटिव मन होता है, एक नेगेटिव मन होता है, तो हमारे दोनों मन काम करते हैं, हमारी इच्छा भी होती है कि नहीं हमें कुछ करना है, ठीक है, हमारे अंदर से हार्मोनल एक्सपांशंस भी होते हैं कि नहीं यार हमें डेफिनेटली कुछ करना है, लेकिन एक तरफ हमारा नेगेटिव मन भी होता है, वही हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव मन को भी जागृत करते हैं कि नहीं यार हमें ये तो करना है, लेकिन चलो यार हम थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, ठीक है, हम दुनियादारी भी देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा, इस चीज के लिए अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है, एक बात दिमाग में बिठा लो, अभी आप लोग अगर 11th से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटली आप लोग 12th के अंदर है, प्रेजेंटली आप लोग 12th में हैं, ठीक है, तो 12th प्लस मैं मान के चलता हूं 5 years एनी प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आपकी डिग्री प्लस इंटर्नशिप सब कुछ आता है, ठीक है, तो टोटल 1 + 5 6 years आप लोगों के पास में है। अब क्या होता है 6 साल, अभी प्रेजेंटली आप लोगों की एज होगी, मैं मान के चलता हूं 17 years आप लोगों की एज है, एज प्रेजेंट, ठीक है, तो टोटल ईयर्स कितने हुए 17 and 6, 16 + 6 22, 23 ईयर्स, मतलब इन जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज आप लोगों का प्लेसमेंट होना चाहिए, आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से प्लेस्ड हो जाने चाहिए, ठीक है, आपका कैरियर शुरू हो जाना चाहिए, सक्सेस हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर बेटा ये 6 साल, अगर ये 6 साल 6 years एंजॉय कर लिया, अगर ये 6 साल एंजॉय कर लिया, मैं मान लेता हूँ लाइफ टोटल हमारी 60 years है, ठीक है, जिसमें से 23 साल स्टडीज में निकल गए, ठीक है, प्लस एंजॉय ये निकल गया, तो आने वाले जो हमारे पास में 37 years है, ठीक है, आने वाले जो हमारे पास में 37 years है वो स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये 6 साल, मैं बोलता हूँ इस चीज को स्ट्रगल इन स्टडीज, अगर आप लोगों ने ये 6 साल अपनी स्टडीज में निकाल दिए, ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट आने वाले 37 years आपके होंगे, ठीक है, फुल एंजॉय करना, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है, दिस इज नॉन एज कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, है ना।
इसको आपने अगर समझ लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बेटा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, ठीक है। कोई भी नेगेटिव विचार आए तुरंत से अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। किसी ऐसे इंसान से बात करो जिससे बात करने से आप लोगों को मोटिवेट होता है, ठीक है। नेगेटिव फील होता है तो हमारे घर में एक बार थोड़ा सा पूजा घर में बैठ के पूजा कर लीजिए, ठीक है। मम्मी पापा के पास बैठिए, उनसे बोलिए, डिस्कस करिए कि मम्मी पापा मुझे प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करिए, ठीक है। आपके टीचर्स के पास में बैठिए, आपके दोस्तों के साथ में बैठिए, लेकिन उन दोस्तों के पास मत बैठिए जो आपको नेगेटिव विचार दें, और ठीक है, जो आपको और नेगेटिव की तरफ ले जाए। अपनी संगत को बिल्कुल परफेक्ट रखिए, ठीक है, तो आप लोग एक परफेक्ट इंसान बनेंगे और एक परफेक्ट लाइफ आप लोगों को मिलेगी। डन डन, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग आगे के चैप्टर को लेके, ठीक है। तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।